नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम नारी शक्ति बंधन विधेयक यानी कि महिला आरक्षण विधेयक और उसके प्रावधानों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको kbguruji.com के ऊपर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मिल जाएगी। तो वहां से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो हाल ही में हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद के विशेष सत्र को बुलाया गया था। आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से ये ध्यान रखना है कि संविधान के अनुच्छेद 108 में ये प्रावधान है कि जब संसद के सत्र ना चल रहे हों उस स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा विशेष सत्र का आह्वान किया जा सकता है। तो 18 से 22 सितंबर तक के लिए संसद के इस विशेष सत्र को बुलाया गया था। हालांकि इसके बारे में जो घोषणा है वह 31 अगस्त 2023 को हमारे देश में जो केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री हैं प्रहलाद जोशी जी, उनके द्वारा किया गया था। एक महत्वपूर्ण फैक्ट आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसी विशेष सत्र के दौरान हमारे संसद की जो कार्रवाई है उसको पुराने संसद भवन से नए संसद भवन की बिल्डिंग में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। यानी कि विशेष सत्र के साथ साथ आने वाले समय में आपको जो भी संसद की कार्रवाइयाँ देखने को मिलेंगी वो सारे आपके नए संसद भवन में ही की जाएंगी। अब बात करेंगे महिला आरक्षण विधेयक 2023 की। तो आपको ये ध्यान रखना है कि संसद के इसी विशेष सत्र के दौरान हमारे देश के जो केंद्रीय राज्य कानून और न्याय मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल जी, उन्हीं के द्वारा 19 सितंबर 2023 को 128वें संविधान संशोधन विधेयक को प्रस्तुत किया गया। अब परीक्षा में आपसे 128वां संविधान संशोधन विधेयक पूछा जाए, नारी शक्ति बंधन विधेयक पूछा जाए या फिर महिला आरक्षण विधेयक के बारे में पूछा जाए, तीनों का ही मतलब यहाँ पर एक है। तो पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि 19 सितंबर 2023 को इस विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद में 20 सितंबर 2023 को लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक 2023 के ऊपर होती है वोटिंग और यहाँ पर कुल मिलाकर के संसद के 456 मेंबर मौजूद थे। कितने? 456 सदस्य यहाँ पर मौजूद थे और इन 456 सांसदों में से 454 सांसदों ने इस विधेयक के पक्ष में अपना मत दिया और AIMI के जो 2 सांसद हैं इन्होंने इस बिल के विरोध में अपना मतदान किया था। तो इस प्रकार से 20 सितंबर 2023 को ही महिला आरक्षण विधेयक 2023 लोकसभा में आपके पास हो गया। उसके बाद इस विधेयक को भेज दिया गया राज्यसभा में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक 2023 के ऊपर होती है वोटिंग और यहाँ पर राज्यसभा में टोटल 214 मेंबर मौजूद थे और इन 214 मेंबर में से सभी मेंबर ने इस विधेयक के पक्ष में अपना मतदान दिया है। तो आप ध्यान रखेंगे कि संसद के लोकसभा में 20 सितंबर को और राज्यसभा में 21 सितंबर को महिला आरक्षण विधेयक आपका पास हो चुका है। अब आगे क्या होगा? देखिए, ये जो विधेयक है इससे हमारे राज्यों के हित भी प्रभावित होंगे क्योंकि इसके माध्यम से राज्य की विधानसभाओं में 33% जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। तो इसीलिए इस विधेयक को अधिनियम बनने के लिए लोकसभा में ये पहले पास हुआ, राज्यसभा में उसके बाद पास हुआ। अब यहाँ पर हमारे देश के कम से कम आधे राज्यों के विधानसभाओं की अनुसमर्थन की इसे ज़रूरत होगी, यानी कि आधे राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा इसे पास किया जाएगा। उसके बाद में इस विधेयक को भेज दिया जाएगा भारत के राष्ट्रपति के पास और जब भारत के राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति दे देंगे तो ये विधेयक हमारा बन जाएगा एक अधिनियम, यानी कि यह बन जाएगा एक कानून। और आपको ये ध्यान रखना है कि जब ये विधेयक कानून बनेगा तो उस समय ये हमारे संविधान का
106वां संविधान संशोधन अधिनियम होगा। अब यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, जो विधेयक प्रस्तुत हुआ है वो आपका था 128वां, लेकिन जब ये विधेयक आपका एक अधिनियम बनेगा राष्ट्रपति की सहमति के बाद, तो ये हमारा बनेगा 106वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। विधेयक नंबर है 128 और अधिनियम ये होगा आपका 106वां। अब बात करते हैं कि इस महिला आरक्षण विधेयक 2023 के महत्वपूर्ण प्रावधान क्या हैं। तो सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि इस विधेयक के माध्यम से लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में 33% जो सीटें हैं वो आपके महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इसमें ये प्रावधान भी किया गया है कि जब यह विधेयक आपका लागू होगा, यानी कि अधिनियम के तौर पर जब यह लागू हो जाएगा, उसके बाद ये 15 वर्षों के लिए वैध होगा। जैसे आपने आरक्षण के बारे में पढ़ा होगा कि संविधान लागू होने के समय 10 वर्षों के लिए उसे बनाया गया था, बाद में समय समय पर उसको एक्सटेंड किया जाता रहा। उसी प्रकार से ये जो आपके महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें हैं ये सिर्फ 15 वर्षों के लिए होंगी। लागू होने के बाद हो सकता है कि बाद में इसको भी बढ़ाया जाए। आपको एक महत्वपूर्ण तथ्य ये ध्यान रखना है कि इस आरक्षण विधेयक के माध्यम से राज्यसभा और जिन राज्यों में आपकी विधान परिषद हैं उसमें ये लागू नहीं होगा। यानी कि राज्यसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं होंगी। जो प्रावधान आपका पहले है वही रहेगा और जिन राज्यों में विधान परिषद हैं उनके लिए भी यह विधेयक आपका लागू नहीं होगा। कुछ अन्य प्रावधानों की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस आरक्षण अधिनियम के माध्यम से हमारे संविधान में अनुच्छेद 330A और राज्य की विधानसभाओं में आरक्षण के लिए अनुच्छेद 332A को जोड़ा जाएगा। यानी कि लोकसभा में आरक्षण के लिए अनुच्छेद 330A को और राज्य की विधानसभाओं में आरक्षण के लिए अनुच्छेद 332A को यहाँ पर जोड़ा जाएगा। इसके अलावा दिल्ली हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन यहाँ पर भी आपको विधानसभा देखने को मिलेगी और दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के 33% आरक्षण के लिए इसमें अनुच्छेद 239AA को जोड़ा जाएगा। यानी कि महिला आरक्षण अधिनियम के माध्यम से हमारे संविधान में कुल 3 अनुच्छेद जोड़े जाएंगे, जिसमें से पहला अनुच्छेद 330A है, दूसरा अनुच्छेद 332A है और तीसरा होगा अनुच्छेद 339AA। अब बात करते हैं कि यह जो महिला आरक्षण अधिनियम है ये कब लागू होगा। तो इसके बारे में जो प्रावधान है वह भी आपको बिल में देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों को ये लगा कि अगले साल जो लोकसभा के चुनाव होंगे उस समय इस अधिनियम को लागू कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या होगा, देखिए आपके इस बिल में ये साफ साफ लिखा गया है और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा ये बताया भी गया है कि जब आपकी नई जनगणना होगी, यानी कि 2021 में जो जनगणना होनी थी वह अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। कब तक शुरू होगी इसके बारे में भी कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर बिल में प्रावधान है कि जब हमारी नई जनगणना होगी तो उसके बाद एक बार फिर से होगी परिसीमन की प्रक्रिया। यानी कि हमारे देश में जो लोकसभा की सीट हैं या फिर जो राज्य में विधानसभाओं की सीट हैं उनको एक बार फिर से बदला जाएगा जनसंख्या के अनुपात में, और जब ये परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो उसके बाद ही इस अधिनियम को लागू किया जाएगा। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अभी आने वाले 3 से 4 सालों में इसके लागू होने की कोई भी संभावना नहीं है। अब हम बात करेंगे महिला आरक्षण विधेयक का हमारे देश में जो इतिहास रहा है। आप सभी ने ये पढ़ा होगा कि वर्ष 1992 में हमारे भारत के उस समय के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के द्वारा भारत के संविधान में 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया था और इनके माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस संशोधन के द्वारा हमारे देश में जो पंचायती राज संस्थाएं हैं या फिर जो नगर पालिकाएँ हैं वहाँ पर महिलाओं के लिए 33% सीटें ऑलरेडी आरक्षित हैं। यानी कि लोकसभा और विधानसभा में ये आरक्षण नहीं था, बाकी पंचायती राज और नगर पालिकाओं में
महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था बहुत पहले ही हमारे देश में कर दी गई थी। अगर हम लोग बात करते हैं महिला आरक्षण विधेयक की, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस दिशा में जो पहला प्रयास है वो एच.डी. देवगौड़ा जी की सरकार के द्वारा 1996 में किया गया था। 12 सितंबर 1996 को 81वें संविधान संशोधन विधेयक को प्रस्तुत किया गया था महिला आरक्षण के लिए। हालांकि यह जो विधेयक था वह भेज दिया जाता है स्टैंडिंग कमेटी को और उसके बाद लोकसभा का हो जाता है विघटन और उसी के साथ यह जो विधेयक है वो भी आपका हो जाता है समाप्त। आखिरी बार जो इस दिशा में प्रयास है वो हमारे मनमोहन जी की सरकार के द्वारा 2010 में किया गया था। उस समय ये जो विधेयक है वो राज्यसभा में पास भी हो गया था, लेकिन कई सारे दलों ने इसका विरोध किया था प्रावधानों के आधार पर और उसी कारण से इस विधेयक को कभी भी लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया गया। तो ध्यान रखिएगा, पहला प्रयास किया गया था देवगौड़ा जी के द्वारा। अब हम लोग महिला आरक्षण विधेयक के जो भी आपके समय रहे हैं या जो भी प्रधानमंत्री के द्वारा इस दिशा में प्रयास किया गया है उसके बारे में भी जानेंगे। तो पहली बार 12 सितंबर 1996 को देवगौड़ा जी के द्वारा इसे प्रस्तुत किया जाता है। दूसरी बार 13 जुलाई 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा इसे प्रस्तुत किया जाता है। तीसरी बार 14 जुलाई 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी जी से पुनः प्रस्तुत करते हैं। फिर 11 दिसंबर 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के द्वारा चौथी बार इसे पेश किया जाता है। पांचवी बार 23 दिसंबर 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के द्वारा ही इस विधेयक को पुनः एक बार पेश किया जाता है। उसके बाद वर्ष 2000 में, वर्ष 2002 में, वर्ष 2003 में महिला आरक्षण विधेयक को लागू करवाने का प्रयास अटल बिहारी जी की गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। हालांकि इनका ये प्रयास सफल नहीं होता है। उसके बाद 9वीं बार मनमोहन जी की सरकार के द्वारा वर्ष 2008 में महिला आरक्षण विधेयक को पारित किए जाने का प्रयास होता है और 10वीं बार में वर्ष 2010 में मनमोहन सिंह जी की सरकार के द्वारा यह जो महिला आरक्षण विधेयक है वह राज्यसभा में पास हो जाता है, लेकिन कई दलों के विरोध के कारण इसे कभी लोकसभा में प्रस्तुत किया ही नहीं जाता है। तो इस प्रकार से हमने महिला आरक्षण विधेयक के इतिहास को भी जान लिया है। अगर हम लोग लोकसभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात करते हैं तो पिछला जो हमारा जनरल इलेक्शन हुआ था 2019 में, उस समय 543 में से कुल 78 महिला सांसद चुन करके हमारे संसद में पहुंची थीं। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1/3 आरक्षण जब आपका लागू हो जाएगा यानी कि 33% आरक्षण लागू हो जाएगा तो उस स्थिति में लोकसभा में जो आरक्षित सीटें हैं उनकी संख्या हो जाएगी 181। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि परिसीमन के बाद ये लागू होगा तो संभवतः उस समय ये सीटें आपकी 200 के ऊपर भी पहुंच जाएंगी। नीचे आप लोग कमेंट में मुझे ये बताइएगा कि इस समय हमारे देश में जो राज्यसभा है उसमें टोटल आपकी कितनी महिला सांसद हैं 250 में, ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।